बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। इन अशार के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि इरादे भी हकीकत है और सफ़र भी हकीकत है। इरादे भी हकीकत है और सफ़र भी हकीकत है। मकसद हयात अमल हयात से मुख्तलिफ होता है और ऐसन तदबीर ही अगर हुस्न तकदीर बन जाए, ऐसन तदबीर ही अगर हुस्न तकदीर बन जाए तो क्या बात है। कतरा कतरा कल्ज़ा में आशिना ना हो तो करार कैसे पाए। हकीकी मोहब्बत का इज़हार तारीफ़ से नहीं बल्कि खिदमत से किया जाता है। आज मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। सबसे पहले इनकी तारुफ़ कराऊँ और फिर इसके बाद अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ओपलेटा मेमन एसोसिएशन सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं हमारे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनकी वाबस्तगी है और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी ये मेंबर है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के पेटेंट मेंबर हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अनीस टेक्सटाइल ग्रुप के चेयरमैन हैं और ना जाने बहुत सारे ऐसे ओहदे हैं जिनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। जब हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो आप खुद ही सुनिएगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं हाजी अनीस अरफा साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और मेमन बरादरी के लिए एक एसेट्स की हैसियत रखते हैं और मेमन बरादरी के एक रिसाला मेमन न्यूज़ से इन्होंने आगाज़ किया और उस वक्त कवरेज की जब इस दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, लेकिन मेमन बरादरी की जितनी खबरें एक जानिबदारी नहीं बल्कि गैर जानिबदारा अंदाज के अंदर जो कवरेज की उन्होंने, वाकई वो भी हमारे लिए काबिल दीद और काबिल सताइश है। मेमन न्यूज़ के CEO है और मेमन चेयरमैन है फिजियोथेरापी और हेल्थ केयर सेंटर के चेयरमैन है जनाब जावेद मेमन साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान है, माशाअल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और बिज़नेस के हवाले से बहुत अपने हवाले से बहुत कुछ मालूमात रखते हैं। आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे बिज़नेस के हवाले से। अली अर्श खान साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा अनीस भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इससे पहले कि मैं मेमन बरादरी की तरफ आऊँ, इससे पहले कि मैं आप माशाअल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से भी बाहर जा चुके हैं और जिस तरीके से आप बिज़नेस कर रहे हैं अपने, उस हवाले से गुफ्तगू करूँ। अरफा एक फ़ैमिली के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूँ कि ये अरफा फैमिली जो है माशाअल्लाह मेमन बरादरी के लिए इन्होंने क्या किरदार अदा किया और बिलखुसूस अपनी ओपलेटा मेमन एसोसिएशन के लिए क्या किरदार अदा किया। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो अरफा फैमिली है, मेरे वाले साहब का जो प्लेटा भी थे और वो माशाल्लाह बहुत ही सोशल काम करते थे। आप भी आपके बेल में होगा, हमारे प्लेटा बिरादरी के भी कायद थे और मतलब मैं उनके बारे में बता ही नहीं सकता कि उन्होंने कितना सोशल काम किया। आज हम जो दोनों भाई कर रहे हैं ये मतलब हम तो आप समझो कि उनका जो मिशन है उसको चला रहे हैं और जितनी कोशिश होती है हम कोशिश करते हैं कि उनके मिशन को हम आगे से आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरा ख्याल है अपलोड मेमन एसोसिएशन ने आपके वालिद को कुछ अवार्ड से भी नवाजा और फ़क्रे उससे ओपलेटा के हवाले से भी उनसे बात हुई, तो वो किस तरह इस फील्ड के अंदर आए? क्या बरादरी ने उनको बिल्कुल ही कहा कि आप आके चलें या उन्होंने खुद देखा, खुद अंदर गए उस फील्ड में? नहीं, मेरे वालिद साहब ऐसे माशाल्लाह एक शौक़ होता है और जब मैं अपनी फील्ड में आया तो मतलब मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो काम से ज़्यादा लोगों की खिदमत करना और लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। हमारे ऑफिस पे हमेशा एक बैठक लगती थी, आपको भी शायद याद होगा, समझे, जहाँ मेरे वालिद साहब दोपहर का खाना मुख्तलिफ हमारे सोशल फील्ड के लोग आते थे और खाना लगता था हाजी साहब के साथ। आप ये नहीं कहते थे यार ये वाले साहब ने क्या लगाया हुआ कारोबार से, इधर लगे हुए उस तरफ लगे हुए? उस वक्त हमको लगता था, अच्छा लगता था, उस वक्त हमको लगता था कि पता नहीं वाले साहब क्या कर रहे हैं, मतलब कारोबार की तरफ इतना ध्यान नहीं देते लेकिन सोशल फील्ड की तरफ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमने देखा बाजों का तो हमको डांट भी देते थे। अच्छा। तो हमको बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब बाद में हम फील्ड में आए और हमने देखा तो हमको लगा कि जो बातें करते तो सही थे और सिर्फ दुनिया में इंसान अपने लिए नहीं जीता है, क्योंकि अपने लिए तो हमने देखा कि कुत्ते और
अल्लाह ताला सबको रिस्क दे देता है। अच्छा अली असल भाई, जीना होता है दूसरे को। आप दोनों भाई एक साथ इस फील्ड में आए या पहले अख्तर भाई गए फिर आप इसके बाद? नहीं, पहले मैं आया था, फिर बहुत अरसे के बाद अख्तर आया। अच्छा ठीक है, इस पर गुफ्तगू करते जाट साहब आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरह आप मेमन न्यूज़ के हवाले से मैंने गुफ्तगू की कि आपका एक मेमन न्यूज़ रिसाला होता था जो पूरी मेमन बरदरी की क्या कहते हैं नुमाइंदगी करता था, और उसमें सारी कवरेज वगैरह के हवाले से माशाल्लाह आपने जिस तरीके से उसको कब उसका आगाज़ हुआ था और अब तक का कितना अर्सा हो गया, फिर उसके बाद मैं आपसे मज़ीद सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम साहब, पहले मैं वीनस टीवी का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने व्यूवर्स के सामने अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका भी दिया और गुफ्तगू करने का एक अच्छा बहुत शुक्रिया। मौका फ़राहम किया। अच्छा सलीम साहब, आप भी इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं, और मैंने ये 1989 में ये इस काम का आगाज़ किया। उस वक्त आगाज़ किया जब शायद पाकिस्तान में सिर्फ 2 गुजराती अखबार निकलते थे जिसमें मेमन और गुजराती कम्युनिटी की खबरें लगती थी। तो उसमें ऐसा था कि बदकिस्मती से 55 साल से गुजराती पढ़ाई नहीं जा रही, तो उसके पढ़ने वाले कम थे, और उर्दू जैसे अब मेरी उम्र है, आपकी उम्र है, हम गुजराती नहीं समझते थे, उर्दू को ज़्यादा हमारा फोकस था। तो मैंने एक नया अपने जहन में एक आइडिया आया, मैंने तमाम लोगों से डिस्कस किया, सीनियर लोगों से, उन्होंने मुझे माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट की, और मैंने मेमन टाइम्स के नाम से एक मैगज़ीन का डिक्लेरेशन लिया उस वक्त, और नए जिद्दत तरीके से 4 कलर मैगज़ीन मैंने छापा, जो उस वक्त बहुत मुश्किल काम था। जी जी आज तो खैर आसान है, चलें आज फिर भी ज़राए हैं, टेक्निकल चीज़ें भी हैं, लेकिन माशाल्लाह उस वक्त लोगों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और मेहनत भी थी थोड़ी सी, और अल्लाह ताला उस वक्त तो जो देखा जाता था तो उस वक्त जो लिखने के हवाले से लोग भी हम जैसे भी आप लोगों के पास आते थे कि यार हम भी एक कॉलम लिख देते हैं। नहीं, आप तो माशाल्लाह हमारे अच्छे लिखने वालों में से थे शुरू से जी। और माशाल्लाह आपने हमेशा हमारा साथ भी दिया और हमारे साथ ताउन भी किया, और हमने आपको हमेशा अपने सरफहरिस्त लिखारियों में शामिल रखा। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल की तरफ फिर अली साहब की तरफ बढ़ता हूँ कि इस वक्त जो आपने मेमन बिरादरी को जितने करीब से देखा ना, मैं समझता हूँ अनीस भाई शायद किसी ने भी ना देखा हो। ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। हाँ जी। तो माशाल्लाह, और अभी भी वैसे के वैसे ही है जिस तरह हम पहले से देख रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रखे। मैं कह रहा हूँ कि आपने जितनी मेमन बिरादरी के प्लेटफॉर्म पे जितनी चीज़ें देखी है, तो आप क्या समझते हैं कि माजी और अभी हाल और फिर आने वाला मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं हम मेमन बिरादरी को, कि किस तरह इम्प्रूव किया या फिर उसी जगह पर खड़े हुए हैं? सलीम साहब देखें, मेमन कम्युनिटी का किरदार पाकिस्तान बनने से पहले से काफ़ी यानी नुमाया है, और पाकिस्तान बनने में, पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान की तामीर में और पाकिस्तान को आज तक चलाने में जितना मेमन कम्युनिटी का किरदार है, शायद किसी कम्युनिटी का इतना किरदार हो। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि मेमन कम्युनिटी में जो लोग थे वो ऐसे लोग थे कि जब अब हाजी अनीस अरफा साहब हमारे दोस्त भी हैं और मसद मेमन कम्युनिटी के लीडर भी हैं, इनके वालिद साहब थे, तो इनका ऑफिस था, उसमें इनके वालिद साहब ने डे बांधे हुए थे कि एक दिन वो सहाफ़ियों को बुलाते थे, एक दिन वो अदीबों को बुलाते थे, एक दिन वो मुख्तलिफ किस्म के सोशल वर्करों को बुलवाते थे, और बहुत पुराने पुराने लोगों को जमा करते थे। उस वक्त भी एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, ये बड़ी काम। अब देखिए ये उस वक्त आज से 35 साल पहले की बात है, तो इतना जदीद यानी दौर नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, लेकिन मैं देखता था उन्होंने 12 बजे उनकी कॉल आ जाती थी कि आज वो सहाफ़ियों को सबको लंच पे बुलाया, तुम कहाँ हो अभी तक। तो माशाल्लाह ये कि बड़ा ऑनर की बात भी थी हमारे लिए, और हम बिल्कुल इनके आवाज़ पे लब्बैक कहते थे। फिर आप भी वो कहते थे कि यार ये वाला दिन तो फिर आगे पीछे नहीं करना। नहीं, वो बिल्कुल वो तो वही करते। ऐसे ही हमारे अकील करीम रेड्डी साहब हैं, उनके वालिद साहब थे, अच्छा, हाजी करीम रेड्डी साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, तो वो भी सहाफ़ियों अदीबों को ख़ास तौर पे अपना उन्होंने जो कमरा रखा था उसमें ख़ास तौर पे वो बिला झिझक बुला लेते थे। अनीस भाई, आप भी ऐसे कमरे के एहतमाम करे ताकि अनीस भाई तो बिल्डिंग बना अली अर्शद की तरफ आता हूँ कि सर, आप जिस तरीके से हम प्रोग्राम से पहले बैठे हुए थे और हम ये कह रहे थे कि आपस के अंदर जो गुफ्तगू करेंगे मेमन बिरादरी के हवाले से, इसके हवाले से, तो आपने कहा बहुत हॉट टॉपिक तो जो है इस वक्त जो है बिज़नेस है, और बिज़नेस कहाँ जा रहा है, लोग परेशान है, क्या देख रहे हैं आपकी मईशत कहाँ जा रही है, और कुछ जगह पे खड़ी हो जाएगी या अभी भी हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा?
जी बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। असल में देखिए, मेरा ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्री से है, और मैं 2013 में नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया का जो है वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो जो हमारे मसाइल हैं वो तकरीबन वही 76 सालों से जो मसाइल चलते आ रहे हैं। कुछ दौर ऐसे होते हैं जिसमें हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करती है, वरना अदरवाइज जो है वो एक स्मूथ स्टैग्नेंट जो ग्रोथ है वही चलती है। इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे बात की जाए वो तो कमोबेश तकरीबन सेम ही है जैसे पहले थी, सिवाय इसके कि टैक्सेस कुछ इन्होंने नए ऐड कर दिए हैं, और जो यूटिलिटी है उसकी जो चार्जेस हैं वो बढ़ गए, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट हो रही है। अच्छा, हमारा तो सिंपल गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमें लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दी जाए। जो हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं जो तरक्की हासिल कर रहे हैं वो 6 सेंट 7 सेंट मुतालबे पर अमल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी जो है मुतालबे पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि जो है प्रायोरिटी अगर आप जो है इंडस्ट्रीज को नहीं देंगे, देखिए मुल्क चलाता है वो चलाता है एक्सपोर्टर, और अगर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है वो जॉब क्रिएशन भी करेगा, ठीक है ना, आपके ज़रा मुबादला भी लेके आएगा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसको जितनी मराद दी जा सकती है वो देनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बुलाया ही नहीं जाता, हमें बताया ही नहीं जाता, ना पॉलिसीज़ में हमें कोई दिया जाता है। हम अखबारात में और सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आके चीख के चले आते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनी नहीं जाती। देखिए ये सब चीज़ें तो सबको पता है ना, कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि डॉलर का स्टेबल रखना चाहिए, ठीक है ना, पॉलिसीज को कम से कम भी 10 साल के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं, जो कि कोई भी गवर्नमेंट आए उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिजनेस मैन जो है वो एक यकसुई से कंसिस्टेंट फोकस करके 10 साल तो कम से कम अपने एक विजन बनाता है। एक साल में तो कोई चीज भी नहीं होती है, तो सालों लग जाते हैं, आपको पता है, एक कारोबार को ग्रो होने के लिए। दूसरा ये कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। गैस बिजली पानी है तो बेसिक नीड है ना, मतलब अगर वो भी नहीं देंगे तो क्या दोगे फिर? सही। तो हम तो कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे, हम तो बिल्कुल बेसिक मांग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे दो, ठीक है ना, हमें गैस बिजली पानी मांग कब से रहे हम? और हम तो 76 साल से मांग रहे हैं। इससे गुफ्तगू करते हैं नहीं सर, आपकी तरफ आता है टेक्सटाइल के हवाले से आपसे गुफ्तगू हो रही, माशाल्लाह आप चेयरमैन भी है, तो कितनी इंडस्ट्रियाँ इस वक्त काम कर रही है, कितनी बंद हो गई, और कितनी उम्मीद है कि आगे चलेगी या कुछ डिस्टर्ब रहेंगे? एक अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से आजकल अखबार में आ रहा है कि फैसलाबाद में 100 से बड़ी ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अभी हमारी जो कॉस्ट फैक्टर है उसकी वजह से बंद हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारी कंट्री में जो इस वक्त इशू चल रहा है वो इलेक्ट्रिक और गैस का चल रहा है। तो किसी भी कंट्री में होना ये चाहिए कि जब तक आप बिज़नेस कम्युनिटी को लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं देंगे बिज़नेस नहीं हो सकता। इस वक्त दुनिया ओपन है, ठीक है, इन्वेस्टर के लिए कोई मसला नहीं कि वो कहाँ पे भी काम करे। सही बात है। हमारी ये जो कंट्री है इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, लेकिन होता ये कि हमारे यहाँ एक तो हमारा जो सबसे जो बड़ा इशू है वो हमारी मीडिया जो है ना हमारी कंट्री को बहुत बदनाम कर रही है। सबसे पहले तो मैं हमारी मीडिया से कहीं इतनी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपस के झगड़े सबके होते हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना नेगेटिव कंट्री को दुनिया में आप शो कर रहे हो जिससे हमारी कंट्री का इमेज बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि मैं दुनिया में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारी कंट्री का इमेज इस वजह से बहुत ख़राब हो रहा है। और इंडस्ट्री के हवाले से मैं कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का जो इशू है उसका जो मुझे समझ में आ रहा है, हमारे अली भाई भी बैठे हैं, कि एक ही हल है कि हम पाकिस्तान के अंदर में इंडस्ट्री को प्रमोट करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बांग्लादेश ना कॉटन कंट्री है ना तो वहाँ पे और कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, बस वहाँ पे उसकी जो गवर्नमेंट ने एक ही, जब हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो उनका बांग्लादेश का आपको भी याद होगा कि इकोनॉमी का डिपेंड जूट पे था। जी जी बिल्कुल। लेकिन जब उनकी
पॉलिसीज जो उन्होंने उसकी वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर, एक लेडी प्राइम मिनिस्टर आई थी, जी जी और उसने देखा कि हमारे पास जो अफरादी कुव्वत बहुत ज़्यादा है, जी जी। तो उसको कहाँ खपाया जाए। उनका एक ही एम था कि हमारे पास अफरादी कुव्वत बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहाँ खपाया जाए। उन्होंने देखा कि गारमेंट्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक छोटी सी छोटी इंडस्ट्री में भी 250-300 लोग काम करते हैं। तो इन्होंने वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि आज दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी गारमेंट्स इंडस्ट्री बांग्लादेश की है, ठीक है। सिर्फ एक पॉलिसी की वजह से। तो मैं हमारे जी, आप बिल्कुल आप मीडिया के प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल मैं आपकी बात की एग्री करता हूँ क्योंकि मैं भी मीडिया से मुंसलिक हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि जो आप बात कह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या यहाँ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है इसकी? सिर्फ हमारे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। आप इंडस्ट्री को प्रमोट करो, आप फैसिलिटीज़ दोगे तो होगा ना। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान का जो लेबर कॉस्ट है दुनिया में आज भी हम बहुत कम है, अच्छा, बहुत ज़्यादा कम। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, बहुत इजीली हम अपना फॉरेन एक्सचेंज के दूसरे सारे मसाइल हल कर सकते हैं। किस तरह? जब हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, आप इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, आप तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बजाय आप तो यहाँ से इंडस्ट्री को निकाल रहे हैं। तो कितनी आपकी नज़र में इतनी इंडस्ट्री है जो क्या कहते हैं बंद हो गई है या बंद होने वाली है या कुछ इस तरह की मैं आपको सिचुएशन में? फिगर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन अंदाज़न जनरली आप खुद रोज अखबार में देते हो कि कोई ना कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है, कोई ना कोई कॉस्ट फैक्टर, कुछ लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, कुछ लोग, मतलब इस वक्त जो इकोनॉमिकली हालात है हमारी कंट्री के बहुत बुरे हैं। और अल्लाह ताला ने इस कंट्री को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, आपका मिनरल है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। हम सिर्फ आपस के जो झगड़े होते हैं उसकी वजह से और नेगेटिव सोच की वजह से हम पीछे जा रहे हैं। अगर आज भी बहुत जल्द अगर हम कोई अच्छे पॉलिसीज़ आ जाए, हमारी मिनिस्ट्री अच्छी पॉलिसीज़ दे, और पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। ठीक है। इसमें गुफ्तगू जैसा आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह आप मेमन न्यूज़ से अभी जो है इस वक्त मौजूदा सिचुएशन के अंदर आपका ये जो रिसाला है और दूसरे लोग भी जो इस फील्ड से मुंसलिक हुए, क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं कि जो कवरेज होती थी जिस तरह पहले आप लोगों के लिए कवरेज का, और अभी जो कवरेज का सिस्टम है बहुत ईजी हुआ, ईजी है या अभी भी मुश्किल के अंदर है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है कि रिसाले निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, क्या है? देखें, ओवरऑल प्रिंट मीडिया पाकिस्तान में 70% आपको पता है तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और जो सरवाइव कर रहा है वो बड़े मुश्किल से ऑक्सीजन पे है, या बहुत बड़े ग्रुप हैं वो ही सरवाइव कर रहे हैं। बाकी छोटे जितने छोटे पॉलिटिकल्स थे, अखबार थे, वो सब बेचारे आपका तजर्बा, ज़्यादा रोक रहा हूँ आपको, आपका तजर्बा माशाल्लाह इतना कि इतने साल हो गए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ क्यों नहीं आए? अच्छा, ये नहीं, मतलब मेरा जो फील्ड थी वो प्रिंट मीडिया से। मैं जब स्कूल के ज़माने से दीवारी अखबार मैंने निकाला, वहाँ से लेके फिर मैं बच्चों के सफ़े पे लिखता रहा, फिर मुख्तलिफ यूथ के सफ़े पे लिखता रहा, फिल्म टीवी के सफ़े पे लिखता रहा। तो मेरी फील्ड जो है ना प्रिंट मीडिया, और मुझे पसंद जो है ना प्रिंट मीडिया। आज भी मैं कुछ काम करता हूँ तो प्रिंट मीडिया पे ज़्यादा करता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जैसे आप जैसे दोस्तों ने कभी बुला लिया तो इस तरह के ख्यालात का इज़हार मौका मिल जाता है। लेकिन मेरा कहने, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कहूँगा कि प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं उनके हालात बड़े ख़राब हैं। अगर इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं तो मीडिया अगर ये नेगेटिव ख़बरें चलाता है तो उसके पीछे भी कुछ अवामिल हैं। देखें, ये कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई वजह भी होती है। तो मीडिया को इस कदर यानी तंग और गली में डाल दिया गया है। अच्छा, ये नहीं, बहुत सारे लोग इसमें अच्छे भी है, बहुत सारे लोग इसमें बुरे भी है। ये तो हर फील्ड में कुछ एक परसेंटेज होता है। तो लेकिन मकसद ये है कि जो लोग छोटे पैमाने पर काम करते थे वो तो सब बेचारे अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं। मेरे साथ राव इमरान साहब आए थे, आप जानते होंगे, क्राइम रिपोर्टर जो कराची के टॉप जो है क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं। हाँ। हमारी अभी कराची यूनियन जर्नलिस्ट
एसोसिएशन के नायब सदर भी अभी करंटली थे और काफ़ी सीनियर रिपोर्टर मेरे हैं साथ हमारे। एक दो प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे थे अभी तक वो भी प्रिंट मीडिया की तरफ ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बोला नहीं, मेरी जो वाबस्तगी है उसी हवाले से, और माशाल्लाह जिस तरह वो लेके चल रहे। लेकिन वाकई आपने बोला बिल्कुल कमसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये सारे प्रिंट मीडिया वाले, तो उसके लिए भी कोई इकदाम उठाया जाए? आपका प्रेस क्लब वगैरह क्या कर रहा है? नहीं, प्रेस क्लब तो देखें, कराची प्रेस क्लब अपनी बसात के मुताबिक बहुत बड़ा काम कर रहा है। आज भी हमारे प्रेस क्लब में लाहौर प्रेस क्लब के लोग आए थे, उनसे भी डिस्कस हुई हमारी, और मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं। अभी डीजी साहब भी आए थे, डीजी इंफॉर्मेशन भी आए थे, उनसे भी बातचीत हुई और मुख्तलिफ चीज़ें होती रहती हैं। तो लेकिन प्रेस क्लब के पास अपने एक छोटा सा ज़रिया है, छोटे वसाइल हैं, उसमें उनको पूरा करना होता है। तो लेकिन मसाइल बहुत सारे हैं सलीम भाई। देखिए, लोगों की ज़रूरतें बहुत सारी हैं, ज़ाती ज़रूरतें। अगर आप स्केल जो है आमदनी के स्केल अगर उसके ख़र्चे के मुताबिक नहीं होगा तो यकीनन वो नेगेटिव उसकी तरफ एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाएगा आदमी, और उसको ज़ाहिर सी बात अपनी ज़रूरतें पूरी करनी हैं तो कैसे करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से, अपने वसाइल के हिसाब से चल रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि कारकुनों को अच्छे से अच्छा सहूलत दे सकें। लेकिन फिर भी किसी हद तक मैं समझता हूँ कि इतना चल रहा है पूरा काम। नहीं है। लेकिन अभी जो माशी सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ फिर भी बेहतर है। ठीक है। अच्छा अली अशरफ, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरह बिजनेसमैन अभी इन जिस तरह अनीस भाई ने भी बताया कि जो सिचुएशन है, जो टेक्सटाइल के हवाले से, जो दूसरे हवाले से भी बहुत डिस्टर्ब है, तो किस तरह इसका सोल्यूशन हो? क्या समझते कि हुकूमत जो है इस पैमाने पर कुछ इकदाम उठा रही है या कुछ करेगी, या कुछ उम्मीदें हैं, या इसी तरह डगर चलता रहेगा? देखिए, बिजनेसमैन के लिए जो है ना सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है लैंड। तो लैंड जो है वो गवर्नमेंट के पास बेतहाशा पड़ी हुई है और फिजूल पड़ी हुई, खाली पड़ी हुई। उसको चाहिए कि ये इंडस्ट्रियल जोन बनाए, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को जो है ये आसान इख्तियार पे दी जाए, ठीक है ना, और इनसे ऐसी कानून साजी की जाए कि ये जो भी ले, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि 2 नंबरियाँ बहुत हैं, तो ऐसी कानून साजी की जाए कि वो इसको ना सेल कर सकें, और अगर सेल करें तो किसी इंडस्ट्रीज वाले को सेल करें, या वो रेंट पे ना दे सके, खुद इसको चलाएं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो कर्जे लिए जाते हैं बैंकों से, ज़ाहिर है चलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, उस पर जो टैक्स स्टेट बैंक लगा रहा है वो कायबोर कहलाता है। वो पहले था आपका 9%, 9.5 10% हुआ, अभी ये 21.5 से अभी 19%। ये तो मतलब देना ही देना है। इसके अलावा इंटर बैंक जिसके जरिए आप निगोशिएशन करते हैं, आपकी जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, इसको आपने मिनिमम भी 4 से 5%, 6% उनका जो है वो अलग टैक्स लेते हैं। इसके अलावा जो इनकम टैक्स पहले विद होल्डिंग टैक्स जिसे कहते हैं 1% था, अभी इन्होंने 1% एडवांस टैक्स और लगा दिया। मतलब मैं अब कोई चीज बेचूंगा, प्रॉफिट लूंगा तो उस पर भी टैक्स, ठीक है ना। सेल पे तो मुझे था ही, जो मैं परचेज कर रहा हूं, फैक्ट्री से निकलेगा, इधर से मतलब मैं निकलेगा, परचेज कर रहा हूं उस पर भी टैक्स दूं, और जो मैं बेच रहा हूं जो मैं उस पर कमाऊंगा उस पर भी टैक्स दूंगा। फिर वो दूसरी दुकान पे जा रहा है उधर भी। अच्छा, इसके अलावा जो टैक्सेस हैं आपके, जो सोशल सिक्योरिटी और ये, क्योंकि गवर्नमेंट आती है वो वादे करती है तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बना लेती है, उनको खपाना भी होता है उसमें, तो वो भी हमारे दरवाजे पे खड़े होते हैं। एनवायरमेंट वाले अलग होंगे, प्रोफेशनल वाले अलग होंगे, सेसी अलग होगा, वो अलग होंगे, मतलब इतने सारे वो टैक्सेस आप अलग दो, ठीक है ना। ये सारे चल रहे, वो हमें कोई एतराज नहीं है। टैक्स देने से बिजनेसमैन कभी नहीं घबराता। बात ये होती है कि आप उतना ही टैक्स लें जितना आप फैसिलिटी दे रहे हैं, फैसिलिटी आप नहीं दे रहे। फिक्स टैक्स के हवाले से क्या, जिस तरह भी वो कह रहे 50,000 60,000 और ये देखिए, वो तो ताजिरों के लिए ना, वो तो छोटे रिटेलर्स के लिए ना। मैं तो आपकी बड़ी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को अगर बहरान से निकालना है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है? इंडस्ट्रीज से, ठीक है ना, एक्सपोर्टर देकर। दूसरा फॉरेन रेमिटेंसेज, जो हमारे यहाँ से लोग गए में होम रेमिटेंसेज में भेजते हैं। तीसरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आपने सबसे पहले तो आपको जो अपना बच्चा है, जो उसको फ्लरिश करने के लिए आपको सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके लिए इतना आसान कर दें, उसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर बनाए, उसको प्रोटेक्शन दें। असल कमाओ वो तो हम एक्सपोर्टर हैं, तो उसको सिक्योर करें, उसको आसान एक साथ पे जो है जगहें दें, उसको उसका कायबोर कम करें, ठीक है ना। ये वो सब चीजें हैं जो कि करें। इसके अलावा जो यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटीज जो है वो हमें ज्यादा कम नहीं चाहिए भाई, जो हमारी बनती है वो दे दो। 9 रुपए 3 पैसे पड़ती है हमें एवरेज में बिजली, ये एवरेज बता रहा हूं। हाइडल, कोल, आपका जो है आपका न्यूक्लियर, ये सारे मिला के कहां हम मार खा रहे हैं, क्यों बढ़ रही है? आईपीपीएस की वजह से। आईपीपीएस की वजह से जो कैपेसिटी चार्जेस है वो हम देने पड़ रहे हैं। अब हमारी 20,000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, 45,000 मेगावाट
बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम पैसे 45,000 के ही दे रहे हैं और वो हमसे ही लिए जा रहे हैं। YPPs के हवाले से बात तो हो ही रही है कि लेकिन क्या हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। कोई बात देखे ना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए इतने ताकतवर लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। ठीक है ना। असल देखें, सारी चीजें जो एक खिचड़ी से पक गई है ना, पहले तो सबसे पहले इसको आसान करना चाहिए। पहले गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए एक तरफ करके उसको वो पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसीज हो, जिससे जरा मुबादला आ सके। दूसरा ये कि अगर उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करे। ये दोनों चीजें बिल्कुल उसमें नाकाम है। ठीक है, तो ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी और मुल्क भी इसी तरह चलता रहेगा और हम इसी तरह चीखते रहेंगे। बात यह है कि बिजनेस को अगर आपने फ्लरिश करना है तो उसकी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना होगा, इंडस्ट्रीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना होगा। ठीक है ना, उसको फोकस करना होगा कि कहाँ मिस्टेक है। ठीक है। उस पर अली साहब आपकी तरफ आता है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, मुख्तलिफ ऑपरेटर मेमन जमात और भी बहुत सारी बरदरी और ये वो सब, क्या देख रहे कि इस वक्त मेमन लोगों को किस तरीके से इस्तेफादा दिया जाए, कौन सा चीज़ को सबसे पहले आगे लेकर आना चाहिए, ये सब कर रहे हैं इस तरीके से, या आपके जहन में कोई और खाका है कि सबसे पहले प्रायोरिटी इस चीज़ को दी जाए तो ज़्यादा आगे की तरफ मूव हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेमन जो कौम है वो दुनिया के अंदर जो पूरी वर्ल्ड वाइड जो 2-3 कौमें आती है, पहले नंबर पे यहूदी है, फिर बनिए हैं, हिंदू बनिए हैं, और ऐसे गुजराती, इसमें हम मेमन भी आते हैं तीसरे नंबर पे, जिनको अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट दी है। हमारी मेमन को अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट दी है। हमारे मेमन माशाअल्लाह जहाँ पे भी जाते हैं दुनिया में वेलफेयर का काम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी जाते हैं सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि मस्जिद बनाते हैं, अपने वेलफेयर के स्कूल्स बनाते, हॉस्पिटल्स बनाते। दुनिया में पाकिस्तान में आप देखो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मेजर हमारे वेलफेयर का जो अपना जो हिस्सा है वो मेमनों का है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड भी जहाँ पे भी आप देख लें मेमनों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है वेलफेयर में। वो जहाँ पे भी रहते हैं पीसफुल अंदाज में रहते हैं, एक रिस्पेक्ट है मेमनों की। मैं तो बल्कि कहूँगा कि इस वक्त हमारे जो इकोनॉमिकल हालात हैं अली भाई और हम सब, कि हमारे मेमनों को दिया जाए इकोनॉमिकली, जो मिनिस्ट्री और ये जो सारी चलाने के लिए मेमनों को दिया जाए, हमारे कारोबारी लोगों को दिया जाए। आप देखो तो किस तरीके से चाहिए वो सब किस तरीके से सारे इंसेंटिव वगैरह आप लोग तो उनको देंगे नहीं, इंसेंटिव वगैरह सारी चीज़ें भाई आप देखे तो देखो मुल्क को तो देंगे तो नहीं भाई, मुल्क को तो देंगे ना। एक कारोबारी कौम है, हाँ। आप उनको देखे तो देखो, समझे। ठीक है, कुछ लोग हमारे आए, मेमन भी आए, लेकिन बिल्कुल सियासत में उनको इस तरीके से घेरा हुआ था कि कोई काम नहीं कर सके। मेन तो हमारे कारोबारी जो भी लोग हैं उनको देना चाहिए। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, और जैसे अभी अली भाई ने कहा कि जब तक आप कारोबारी लोगों के साथ मिल के पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं। ये सियासी लोगों को पता ही नहीं होता कि पॉलिसीज़ क्या होती है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका कोई पार्ट प्ले नहीं करता? जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रही है, फेडरेशन कर रही है, हमारे बिजनेस ग्रुप कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अली भाई ने जैसे अभी आपको बताया है कि कोई सुनाए, मतलब सुनते ही नहीं है, फायदा ही कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक ये सीरियस हो के, जब तक इनका आपस के मसाइल हल नहीं होंगे, इस वक्त हमारी फौज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, कि कोशिश कर रही है कि काम हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे हमारी ये जो कंट्री है इस वक्त जो क्राइसिस है वो निकल जाए, लेकिन इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस वक्त लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ है, हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ है। बाहर के जो आप कह रहे हो कि हमारी रिमिटेंस नहीं आ रही या इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बाहर के लोगों का भी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। जब तक उसको कॉन्फिडेंस को आप नहीं लाओगे तब तक आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इसके लिए आपको अच्छी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देनी होगी, आपको बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिल के हुकूमत को काम करना पड़ेगा। हाँ, इसकी रोशन मिसाल ये जैसे सैलानी है, दूसरे हैं, सब अपनी अपनी उस प्रैक्टिस के अंदर इन्होंने अपने आप को बनवाया, सब चीज़ें दी, ये तो आपके सामने ही है। जैसा आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप मेमन बरादरी की कवरेज करते हैं, क्या देख रहे हैं आप भी, जिस तरह मैंने अनीस भाई से ये सवाल किया कि कहाँ से
किस प्लेटफॉर्म से जो काम किया जा रहा है, जैसे एजुकेशन का काम है, जिस तरह रोज़गार का काम है, तो आप मुतमईन नज़र आते हैं कि इस तरीके से जो काम हो रहे वो जो सिस्टम है वो सही है? देखें, मेमन कम्युनिटी का एक चीज़ बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ भी है कि पैसे का अरेंजमेंट सबसे मुश्किल काम है, और मेमन कम्युनिटी के लिए ये बहुत आसान काम है। कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना हो, यानी साहब ने इन्होंने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने जगह दी और इतनी बड़ी लागत से, सिर्फ मेरे ख्याल 20 शायद हनीफ साहब 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके लिए पैसे दिए और इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या जिम खाना टाइप का खड़ा कर दिया। तो अगर किसी और को कहा जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये सालों में ये काम हो सकता है। अच्छा, इसी तरह एजुकेशन का देख लें कि हमारे बहुत मुख्तलिफ इदारे हैं। पाकिस्तान मेमन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी है। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ सलीम भाई कि लाखों रुपए का जो है ना स्कॉलरशिप, ये आज से कई साल पहले देते थे, आज तो करोड़ों अरबों रुपए में इनका स्कॉलरशिप जाता है। अच्छा, इसके अलावा अभी WMO ने, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने, और अपने अपने तौर पे मुख्तलिफ जमातों ने भी स्कॉलरशिप शुरू की है। तो यहाँ तक कि ये आपके बैरून मुल्क तालीमी अखराजात, तालीमी सब वसाइल, जो आपके जितने पैसे खर्च होते हैं वो ये तंजीमें दे रही हैं, और लेकिन उनको दे रही हैं जो बच्चे काबिल हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। अभी आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में भी कोर्स हो रहे हैं, IT के कोर्स हो रहे हैं। लेकिन ये अभी कोर्स हो रहे हैं, आप बाहर कहीं जाएँ तो 1-1 लाख रुपए कोर्स है, या 7,000 रुपये में करवा रहे हैं, 6,000 में करवा रहे हैं। कि कहाँ आपको मौका मिलेगा? ये हमारी कम्युनिटी। अच्छा, फिर दूसरे कम्युनिटी के लिए भी रास्ते छोड़े। ये नहीं कि सिर्फ मेमनों का ही, आप जितने मेमनों के इदारे देख लें, मेमन कम्युनिटी के इदारे देख लें, तो वहाँ 70-80% से ज़्यादा जो है दूसरी कम्युनिटी को फ़ायदा है। बिल्कुल। हमारा कुतियाना हॉस्पिटल देख लें, वहाँ तो मेरा ख्याल 90% जो है दूसरे लोगों को फ़ायदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब ये जगह ली थी तो इतने मसाइल खड़े हुए थे और इतने करोड़ों रुपए की लागत से ये हॉस्पिटल बना। आज जो माशाल्लाह दूसरे लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मेमन कम्युनिटी भी कर रही है, और दूसरे, लेकिन 90% दूसरे लोग कर रहे हैं। इसमें मुसलमान, दूसरी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन, सब लोग वहाँ आते हैं। जिस तरह वर्ल्ड मेमन कर रहा है, जिस तरह आल पाकिस्तान में रोजगार स्कीम है, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रिक्शा, मोटरसाइकिल वगैरह, बस इत्तेफाक ऐसा कि मैं भी उसका चेयरमैन रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई है मेरे हाथों से भी, आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, आपकी तरफ अली अरशद, माशाल्लाह जिस तरीके से अनी साहब भी बात करें, क्या ऐसे हालात में, क्या ऐसी चीज़ों में मायूसी नज़र आ रही है? नहीं, मैं तो बिल्कुल मायूसी नजर नहीं आ रही। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और पाकिस्तान तो सिर्फ आप उसको 3 साल 4 साल दे दे, ठीक है ना, एक पॉलिसी बना के, और यहाँ का बिजनेसमैन दुनिया का बेहतरीन बिजनेसमैन है। यहाँ पे जो माइंड है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। सिर्फ हमें क्या चाहिए? एतमाद चाहिए, ठीक है, हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए, ठीक है ना, और हमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो अभी 3-4 साल जिनको IT में किए हुए, उन्होंने $3 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दी थी माशाल्लाह। अब यहाँ पे क्या हुआ? क्या इंटरनेट नहीं चल रहा? अब आप अंदाजा लगाएं कि सबसे बड़ा मेजर हिस्सा जो है वो इंडिया $100 अरब की एक्सपोर्ट। आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी पॉजिटिव की तरफ गए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कैनेडियन के हवाले से, वहाँ इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। एक पासपोर्ट ऑफिस में आप देखोगे तो रश लगा हुआ है, लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं कि यार अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप उसका सर देखें, ये जो मिट्टी है ना, ये बड़ी ज़रखेज़ है। जो लोग जा रहे हैं, देखें, ये आप यहाँ पे फर्स्ट जो है ना, कहते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन है। आप दुनिया भर में जाएंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी जो यहाँ पे आपको आसानियाँ और आसाइशें हैं ना, और जो अपनाइयत है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सही बात, ठीक है ना। यही हालात हैं। आपने इसी में लड़ना है, इसी में आपने रह के अपनी रास्ता निकालना है। अगर आप घबरा के चले गए, ठीक है ना, तो आपको हमेशा याद उसी तरह रखा जाएगा। ये हालात हैं, आपने अपना रोल प्ले करना है। आप अपना रोल प्ले करें, जितना आपके अंदर दम है वो आप लगाएं, ठीक है ना। हम भी लगा रहे हैं, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें बेकार हैं कि आप चले जाएं, मायूसी कुफ्र है। अच्छा, जिस तरह ताजिरों के साथ मीटिंगें होती है, उनको ये कहा जाता है कि अब शायद हम रिलीफ देंगे, अब शायद हम ये करेंगे, इस हालात के हवाले से क्या कहेंगे आपके
वाकई कुछ रिलीफ की उम्मीदें देखिए हैं रिलीफ अभी या कोई नहीं दे स्ट्राइक की सकते। तरफ जाएंगे नहीं। आप, ये एहतजाज करेंगे जिस सलीम तरह भाई, कि देखिए 28 मैं- मार्च को भी एक 28 अगस्त को भी एक एहतजाज की कॉल के लिए ताजिर के लोग परेशान हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। अच्छा। बात यह है कि वो अपने एक्सपेंसेस कम करने को तैयार नहीं है, ठीक है, और सारा बोझ वो डाल रहे हैं आवाम पे। ठीक है, आपको जब तक ये आप माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे, आप ये समझें कि हम डिफॉल्ट पे हैं और हमने अपने कमरे कसनी है, तो आप सबको कसे। जब आप पहले सबको कुर्बानी कसेंगे, खुद ही दे तो फिर इसके बाद कुर्बानी शुरू ही अपने से होती है। कुर्बानी तो ये लेकिन अपने वो आप आखिरी में से- कुर्बान होने चाहते हैं ना असल में। कुर्बानी से मुराद ये है कि आपके अंदर नजर तो आए कि आपने शुरुआत कर दी है। कोई अपने एक्सपेंसेस कम करने, कोई भी इदारा हो, देखिए फौज हमारी जरूरत है, ठीक है ना, उसके बगैर सिक्योरिटी नामुकम्मल है। अगर मैं कहूँ कि फौज को बिल्कुल थले लाइन लगा तो बेकार, गलत बात है, ठीक है ना, वो हमारा समझ ले फखर है। हमने कभी उसको भी कोई मैनेज करना- हादसा होते हैं, कोई भी चीज होती है, देखिए- सबसे आगे फौजी होती देखिए है। हमारे अपने भाई हैं ना, बात यह है कि सबसे गलतियां होती हैं। जुडिशरी आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, इंसाफ कहां से लेके आओ, ठीक है ना। पॉलिटिशियन का मतलब है कि पार्लियामेंट और सेनेट, आप जब तक कानून साजी नहीं करोगे, कानून पास कैसे कराओगे। लेकिन बात यह है कि ये सारे इदारे अपने डोमेन में रह के काम नहीं कर रहे, ये दूसरे के डोमेन में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अनिस साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से माशाल्लाह अली भाई ने कहा कि मुझे मेरे वतन से प्यार है, और वाकई ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है और उसमें आज थोड़ी सी देर है, लेकिन आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह मायूसी से हटा के पॉजिटिव और मुस्तकबिल का बेहतरीन पाकिस्तान होगा। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे जाते हैं आप माशाल्लाह, तो आपको अपने वतन की जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो क्या देखते हैं? यहाँ की मोहब्बत, जिस तरह इन्होंने अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया, आप वहाँ क्या देखते हैं कारोबार के हवाले से? वहाँ तो बड़ा डिसिप्लिन, ये वो, आपको लगता है कि यार वो अच्छी जगह में वहाँ रहूँ और ये खामखा इसमें टेंशन से निकलूँ? तो वही बात मैं भी कहूँगा जो अली भाई ने कहा कि मट्टी बड़ी जरखेज़ है, ठीक है। जब मैं बाहर जाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार पाकिस्तान का क्या लगता है, क्या होगा। मैं बोलता है एवरग्रीन। वेरी गुड। समझे, क्योंकि हमारी कंट्री खराब नहीं है, हमारे कुछ लोग खराब हैं। वेरी गुड। सही है कि नहीं? देखो, जैसे अली भाई ने कहा कि अगर आप सही तरीके से, इस कंट्री के अंदर इतना टैलेंट है, हमारे कारोबारियों के अंदर इतना टैलेंट है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर इतना टैलेंट है, हमारा जो मजदूर है वो इतना मेहनती है कि आप दुनिया में सोच भी नहीं सकते हो। क्या बात। बस इनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। मौका नहीं मिल रहा है, समझे। आप देखो दूसरी कंट्रीज जो है वो टैक्स लेती है, टैक्स देने के लिए कोई भी मना नहीं करता है, लेकिन टैक्स के अगेंस्ट उनको कुछ फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। टैक्स देने का मतलब ये होता है कि हमको कुछ मिलेगा, हमारी हमारी जो कौम जो है उसको कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ टैक्स देने के बाद पता चलता है कि टैक्स तो कहाँ चला गया, किसी को पता ही नहीं है। यही हो रहा है। तो हर कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हम अपनी कंट्री से फेयर नहीं होंगे, हमारे सियासतदान सारे लोग, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ के काम करने वालों में और यहाँ के काम करने, जिस तरह आपने बताया कि बिल्कुल मुखलिस है और यहाँ जो कहते हैं हार्ड वर्कर भी है, तो आप जो जाते हैं वहाँ, अगर मैं मेमन बिरादरी की बात करूँ तो वहाँ भी इसी तरह का सिस्टम बनाया हुआ, इसी तरह के काम का सिलसिला रहता है जिस तरह ये सोशल काम हो रहे हैं? क्या आप क्या देखते हो, वहाँ भी कोई आप लोगों ने इस तरह का कोई सिस्टम बनाया हुआ, अमेरिका, दूसरी जगहों पे, साउथ अफ्रीका या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मैं जहाँ पे भी दुनिया में, ख़ास करके मैं यूएसए में रहता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे भी और जहाँ जहाँ पे मैं दुनिया में जाता हूँ, हमारी मेमन कम्युनिटी सेम इसी स्टाइल से रहती है। क्या बात है। और यही तो वहाँ का सादगी, कैसे होती वही है? स्टाइल है। सारे के सारे वो ऐसे ही होते हैं? हाँ। सारे? तो ये जो खिदमतों का सिलसिला वो कैसा होता है? सब करते हैं। अच्छा वहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत काम करने वाले हैं, अच्छा। ठीक है। इसी तरीके से लोग वहाँ पे भी, हमारी मेमन कम्युनिटी मस्जिदें बना रही है, वहाँ पे भी सोशल के काम करते हैं। वहाँ पे भी ये लोग मतलब वहाँ भी कोई इस तरह के आप लोगों ने कोई यूएसए के अंदर बनाई हुई है कोई मेमन? बिल्कुल है, हमारे वहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैं आपको, हमारे महमूद मारफानी है ह्यूस्टन में, वो बिल्कुल मौलाना ईदी की तरह काम करते हैं। अच्छा।
तो ऐसे बहुत सारी सब जगहों पे कुछ ना कुछ लोग हमारी जमाते हैं, मेमन जमाते हैं। मतलब जिस हर सिटी की अपनी अपनी मेमन जमात है, ठीक है, वहाँ पे भी इसी तो तरीके से आप मेमन किस रहते हैं और मिलजुल किस के। शहर में होते हैं, किस जगह पे होते हैं अमेरिका में अगर आप जाते मैं ज़्यादा ह्यूस्टन में और न्यूयॉर्क वगैरह ह्यूस्टन में ही होता हूँ, और मतलब ह्यूस्टन सेकंड कराची है, हैं? अच्छा, बिल्कुल। इसको कहते भी है मिनी कराची। सिस्टर ऑफ कराची, नहीं तो ये हकीकत में अच्छा बिल्कुल- एक और हमारे एक- मेमन एक भी किस्सा बहुत मैंने है। आपसे सुना था कि वो आप कहीं रोड के ऊपर खड़े हुए थे और उस रोड के ऊपर जो क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर एक लेडी जो बात कर रही थी आपस के अंदर, फिर उसने कुछ मेमनी के अंदर बोला तो आपको बड़ी खुशी हुई। एक किस्सा शायद आपको याद हो या नहीं हो, क्योंकि मैं बैठा हुआ था तो एक दफ़ा आपने वो किस्सा सुनाया था। अजय भाई वो किस्सा ये था कि वो मेमन क्या कहते हैं लेडी थी और उनके साथ वो बच्चे भी थे, लेकिन वो इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, तो वो फिर वो बच्चे थोड़ा सा जो है ना शरारतें कर रहे थे, तो आगे गए तो उसने उसको मेमनी के अंदर कहा, तो अनीस भाई शायद थे या कोई और था, मुझे याद नहीं, तो बड़ी खुशी बोले ये मेमन बरादरी के लोग नहीं, माशाल्लाह। मेमनों की दुनिया में मैंने आपको कहा कि दुनिया, हमें अपनी मेमन कम्युनिटी पे प्राउड होना चाहिए। हम दुनिया में जहाँ पे भी है, देखो आज बाज़ औक़ात अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी मेमन जो जमात है, फेडरेशन है, वर्ल्ड मेमन है, ये यूथ को भी लेके साथ चल रही है, और हमको और भी यूथ को साथ लेके अभी हमारे क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, जिसका जो हमारा मकसद है, हम जो कैंप्स कर रहे हैं उसका भी मकसद यही है कि हम अपनी यूथ को साथ लेके चलना चाहते हैं, ताकि हमारी यूथ को पता चले कि मेमन कम्युनिटी ने क्या काम किया है, और ख़ास करके दुनिया में वर्ल्ड वाइड मेमन कम्युनिटी की जो रिस्पेक्ट है वो एक पीस और बिजनेस कम्युनिटी के तौर पे पहचानी जाती है। तो वो हमारी यूथ को, हमारे जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारी बहुत रिस्पेक्ट है। अच्छा, वक्त मेरे पास बहुत कलील है क्योंकि 2-3 मिनट ही रह गए, उसके अंदर मुझे वाइंड अप करना है, आप सबसे एक एक मैसेज भी लेना। तो मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर मेरे लबों पर आकर हमेशा तिलमिलाता रहता है, वो सवाल ये कि हमारी मेमन बिरादरी ले लें या कोई भी ले लें, हम देखते हैं कि जो सोशल काम है उसके अंदर अगर हम जिस तरह रोज़गार के हवाले से कोई दस्तरखान लगा रहा तो सब दस्तरखान की तरफ ये, तो एक ही प्लेटफॉर्म से कोई तालीम के हवाले, एजुकेशन के हवाले से, कोई दस्तरखान के हवाले से, मतलब डुप्लिकेट एक दूसरे को देख के एक ही काम होता है। अगर हम इस काम को तरतीब वाइब कर लें कि मिसाल के तौर पे वर्ल्ड मेमन ये ले ले कि भाई मुझे जो है एजुकेशन दे दें, जैसे आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ये कह दे कि भाई मुझे जो है रोज़गार का दे दे, इस तरह की अगर चीज़ हो तो क्या अच्छा नहीं होता कि एक प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें इस्तेफादा हासिल कर सकते? क्या ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ पे थोड़ी हम लोग, हमारी खामी है कि मच्छी खिलाने के बजाय मच्छी पकड़ना सिखाएं, ताकि लोग खुद खड़े हो जाएं। और इस वक्त जो हमारी मेमन कम्युनिटी में ये हो रहा है कि बहुत सारी जमातें एक ही काम करती हैं। जी जी, तो जैसा आपका सजेशन है, मैंने भी हमेशा ये सजेशन दिया है कि हम लोग जो मेमन है वो अपने आप को, काम को डिवाइड कर लें। डिवाइड करें, ठीक है, कोई एजुकेशन का कर रहे हैं उनको आप एजुकेशन के लिए दे, कोई हाउसिंग कर रहा है उसको हाउसिंग के लिए दे, कोई जो और कोई काम करना है, मेडिकल करना चाहता है, स्पोर्ट्स करना चाहता है, तो सब हमारी जितने खास करके वर्ल्ड वाइड जो जमातें हैं उसको भी मैं कहूँगा, और हमारी यहाँ पाकिस्तान की भी जो जमातें हैं, ठीक है, कि आप काम को डिवाइड कर। ठीक है। अनिस इस पर मज़ीद गुफ्तगू कर लेंगे। मैं एक एक जुमले पे इस प्रोग्राम को एंड की तरफ लेकर जाता हूँ। कोई आखिरी जुमला जो आपके जहन में जब तक आप सोचें, अली भाई कोई आखिरी जुमला जो। जी, मैं पाकिस्तान के लिए यही आखिरी बात कहना चाहता हूँ एंड में, कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, और आपने कोई भी काम करें उसमें आप एक्सेलेंस हासिल करें। चाहे आप एक बिरयानी की देग भी लगा रहे हैं तो बिरयानी बेहतरीन किस्म की बनाएं, ठीक है ना। आप जो है आईटी के आप डेवलपर हैं तो आप डेवलपमेंट में इतने माहिर हो जाएं कि आपको लोग जो हैं दुनिया भर से ढूंढें। यहाँ पे आप एक मैकेनिक हैं, मजदूर हैं, लेकिन अपने काम के साथ आप सिंसियर हो जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई भी जो है तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, लोग आपके खुद दरवाजे पे आके आपसे काम मांगेंगे। जी जावेद भाई, देखिए सबसे पहले पाकिस्तान, और मैं तो ये साथ में कहूँगा सबसे आखिर भी पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान है तो हम सबकी इज्जत है, हम सबका मान है, वक़ार है, सब कुछ है। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ना करे कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो हमारी कोई हैसियत नहीं। ठीक है। अनिस भाई कोई। मैं भी एक ही बात कहूँगा
कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर में जो लोग नेगेटिव कंट्री के लिए बातें करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आप तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। ठीक है अली साहब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मायूसी वाकई ही गुनाह है, और इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, हैसियत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। इसकी कदर उसी वक्त होगी जब आप मुल्क से बाहर होंगे, और इस मुल्क में जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने जिस चीज़ों से नवाजा है, वाकई अगर उसको सही तरीके से यूज़ कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल का पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा और एक खुशहाल पाकिस्तान होगा, जिसके लिए आप सबको मिलकर कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उस कुर्बानी के लिए सबसे पहला जो है अपने आप का एहतसाब करना पड़ेगा। जब आप अपना एहतसाब करेंगे तो सब मिलजुल कर इस पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान की तरफ और एक ही सोच के साथ जब आप लेके चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यूथ को बहुत बड़ा किरदार अदा करना, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा। हमें दुआओं की भी ज़रूरत है और हमें काम की भी ज़रूरत है। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।